बच्चों तो देखो कल हमने ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर क्लियर कर लिया था, मतलब बेसिक कंसेप्ट पूरा आपका समझ आ गया होगा आपको कि गुरुत्वाकर्षण में है क्या क्या, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, पूरा कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हल्के फुल्के मैं बताऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है एक। जब ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, ऊपर से कोई वस्तु अगर गिर रही है तो ये क्या एक समान वेग से गिरती है क्या? एक समान वेग से गिरती है क्या ये? हाँ नहीं, त्वरण होता है ना। जब ऊपर से गिरती है तो त्वरण होता है। जब त्वरण है तो वेग एक समान कैसे हो गया? वेग बढ़ता जाएगा। त्वरण का मतलब क्या है? वेग बढ़ता जाएगा। तो जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है या गिराई जाती है तो उसमें त्वरण होता है, एक समान वेग नहीं होता, त्वरण होता है। एक समान त्वरण कह सकते हो, ठीक है। तो हाँ, नीचे से फेंकी जाए तो घटता जाएगा, उसका वेग घटता जाएगा, त्वरण होगा, मंदन होगा, त्वरण का मंदन होगा। समझ में आ गया? 8 वाला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, सीधा सीधा था। देख लो अब देखो बच्चों ध्यान से, एक अगला कंसेप्ट देखो। अब ये कंसेप्ट का 10वां सवाल है। अगर कोई वस्तु गिराई जाए ऊपर से नीचे की तरफ तो 4.9 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ऊपर से नीचे कोई वस्तु अगर गिराई जाए तो 4.9 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है? फिर कर लिया था आपने, आसान था, कर लिया होगा। तो क्या होगा भाई, जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो कल मैंने 3 समीकरण बताए थे, उन्हीं तीनों में से कोई समीकरण लगेगा। समीकरण क्या थे? v = u + gt, s की जगह हो जाएगा h बराबर ut + हाफ gt²। एक बताया था v² = u² + 2gh, ये 3 बताए थे। समय पूछ रहा है उनसे, समय कौन सी वाली लगेगी, पहली, दूसरी, तीसरी? हाँ देखो दे क्या कर रखा है, इसमें लिख लो। पहले सबसे पहले u दे रखा है, जब ये छोड़ा गया था तो 0 वेग से छोड़ा गया, तो u आपको 0 दे रखा है। दूसरी चीज़ आपको h दे रखी है, h कितना? 4.9 मीटर दे रखा है। g आपको पता ही है 9.8 होता है, ठीक है। h आपसे केवल वो टाइम पूछ रहा है, तो कौन सा लगेगा? अरे यार पहले में v तो चाहिए, v तो है ही नहीं हमारे पास अंतिम वेग, दूसरा लगेगा। दूसरे में अंतिम वेग नहीं होता, तो h कितना है? 4.9, दूसरा लगा रहा हूँ। u कितना है? 0 गुणा t 1/2। g की वैल्यू कितनी है? 9.8, और t तो t² आ गया। सही बात है, ये तो 0 हो गया, हटा दो। 4.9 1/2, 1/2 से 9.8 को काटोगे तो 4.9 आएगा, तो ये तो पूरा 0 में चला गया, 0 ही हो गया। 4.9 t², सही बात है। 4.9 से 4.9 भी घट गया, 1 बचा, t² बराबर 1, तो t बराबर 1 सेकंड। समझ आ गया? मतलब 4.9 मीटर की दूरी तय करने में वस्तु कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में नीचे आ जाएगी, अगर 4.9 ऊंचाई है तो। समझ गए? क्लियर है? ये समीकरण याद रखनी है आपको, इसमें नहीं दूसरे चैप्टर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये देखना क्या होगा कि दे क्या क्या रखा है, आपको ये देखना होगा दे क्या क्या रखा है, जो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई एक समीकरण लगा दोगे। अब देखो अगला सवाल क्या है बच्चों, नंबर तो वैसे इसका 11वां है। सवाल थोड़ा अच्छा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं बताता, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल है कि यहाँ से नीचे से मान लो जमीन से कोई बॉल फेंकी ऊपर, ठीक है, ऊपर बॉल फेंकी, 5 सेकंड में वो नीचे आ गई, 5 सेकंड में नीचे आ गई, तो कितने वेग से फेंकी गई थी ऊपर? भाई जितने ज़्यादा वेग से फेंकोगे उतनी देर में आएगी। मतलब बहुत ज़्यादा वेग से फेंक दी तो हो सकता है वापस ही ना आए, कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही बाहर निकल जाए, इतनी तेज नहीं फेंक पाओगे ना, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी कि कितने वेग से ऊपर की तरफ फेंकी जाए कि 5 सेकंड में वापस आए। तो ठीक है भाई, 5 सेकंड का मतलब है 2.5 सेकंड ऊपर जाने में लगे होंगे, 2.5 सेकंड नीचे आने में लगे होंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ से फेंकी गई ऊपर की तरफ, कितना समय लगा? 2.5 सेकंड। एक तरफ ऊपर की तरफ मान लो या फिर नीचे की तरफ मान लो, किधर मानोगे? ऊपर की तरफ मानते हैं, दोनों ही हैं। जब ऊपर की तरफ मान रहा हूँ तो अंतिम वेग क्या है? जब नीचे से, ये मान रहा हूँ कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई, ऊपर से जब नीचे आ रही है उसको मैं नहीं मान रहा,
उसको मैं भूल गया। हमने सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। नीचे से ऊपर तरफ गई, जब ऊपर होगी तो फिर नीचे जब आना शुरू कर रही होगी तो उस टाइम पे इसका वेग कितना होगा, 0। तो अंतिम वेग मैं ले लूंगा या 0। अंतिम वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है किस वेग से फेंकी गई थी। समय दे रखा है कितना, 2.5 सेकंड। हाँ 2.5 क्यों, क्या 2.5 में ऊपर 2.5 से नीचे, तो 2.5 लूंगा मैं केवल एक तरफ का। तो कितना 2.5 सेकंड मैं ऊपर पहुंचू। और भी कुछ दे रखा है क्या, और भी कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। एक चीज और है, जी का मान कितना है, -9.8। नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं ना, ठीक है। तो लगा दो, कौन सा समीकरण लगाओगे, u पता करना है, v दे रखा है, t दे रखा है, g दे रखा है, कौन सा हाँ पहले ही लग जाएगा। पहला क्या है, v बराबर u प्लस जी टी। v का मान 0, u का मान पता करना है, g का मान 9.8, t का मान 2.5। सही है, इन दोनों को इधर ले आओ, u यहीं रहेगा। इसकी 2.5 में जब गुणा करोगे तो पता है कितना आएगा। मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ, वैसे तो आता है ये 25, लेकिन 25 में 0.6 कम, 0.5 कम कर दो, 24.5 इतने मीटर मीटर पर सेकंड। 25 आ रहा है तो ये 10 मान लिया होगा। बोला है उसने 10 लेने को या फिर अपने से लिया उसने बोला नहीं है। देखो 24.5 क्यों आया, क्योंकि मैंने जी का मान कितना रखा है, 2.5। अगर जी का मान रखा होता मैंने 10, जी का मान 9.8 भी रख देते हैं क्वेश्चन में, जी का मान 10 भी रख देते हैं। 10 जब तक नहीं रखेंगे जब तक वो कहे ना कि जी का मान 10 रख लो, अदरवाइज हम 9.8 ही रखते हैं। लेकिन जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है आप देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे आंसर आ रहा हो तो वही सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये आया है हमारा 9.8 के हिसाब से, अगर 10 रखा होता तो 25 ही आता। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे ये पृथ्वी है, थोड़ी चपटी है, इतनी नहीं थोड़ी सी, समझ रहे हो मेरी बात को। थोड़ी सी कैसी है ये, चपटी, यूं करके है, ओवल शेप, ठीक है, अंडेकार शेप। तो यहां जो है, यहां पर जी का मान होता है 9.8, कहां पर, इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर। लेकिन ध्रुवों पे देखोगे ना, ध्रुवों पे यहां पर जी का मान 10 आएगा। कितना, तो यहाँ जी का मान 10 ही क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते, यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, जहाँ रहते हैं वहीं का लो ना। इक्वेटर पे कोई रहता थोड़े ना, तो बर्फ ही बर्फ है, यहाँ धूप पहुँच ही नहीं पाती, कभी कभार पहुँचती थोड़ी बहुत, तो यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है पूरा, अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है ना। तो जी का मान 10 भी लिया जा सकता है, लेकिन जब तक वो ना कहे तब तक, मतलब जब तक कहे तब। वैसे तो 9.8 लेना। समझ में आया सवाल ये, कोई समस्या परेशानी दिक्कत, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल। देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है 12 वाला, बहुत जल्दी से देखो क्योंकि सेम सवाल है। वो कह रहा है नीचे से यू वेग से फेंका गया, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाए, स्थिति जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, उच्चतम हाईएस्ट जो जहाँ तक जाएगा ये, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, इतना ही पूछा है। दूरी भी पूछ लेता तो अभी क्या फ़र्क पड़ता था। तो कैसे निकालेंगे, इसका प्रारंभिक वेग यू हो गया, अंतिम वेग 0, दे नहीं रखा, यू ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अंतिम वेग तो 0 है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा थोड़ी देर, फिर नीचे आना शुरू करता है, तो अंतिम वेग हो गया इसका 0। बाकी जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 9.8 होती है, लेकिन माइनस हो जाएगी नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, टी तो, जो हमसे इसने टी पूछा तो टी तो निकल ही आएगा, v बराबर u प्लस जी टी। वी का मान 0, u का मान u ही रखना है क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं है, g और g का भी मान रखना नहीं है, g के टर्म में ही दे रखा है आंसर, माइनस जी लगाएंगे बस, और t, तो t कितना आएगा, जी टी इधर ले आओ, जी टी इधर u रह जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया, u बटे जी, t कितना आ गया, u बटे जी। इतना ही समय लगेगा ऊपर तक पहुंचने में। हाँ, मतलब प्रारंभिक वेग अगर आपको पता हो तो प्रारंभिक वेग बटे जी कर दो 9.8, तो आपको ये पता चल जाएगा कितना समय लगेगा ऊपर उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में। दूरी कितनी तय करेगा, ये दूरी कितनी है, दूरी, हाँ तीसरे वाले से निकाल लो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, दूरी ऊंचाई निकालनी है, तो v कितना है 0, u तो u स्क्वायर रहने दो,
जी कितना है माइनस का 2GH, हमें क्या निकालना था H, 2GH को इधर ले आओ, 2GH इधर रह जाएगा यू स्क्वायर, GH को नीचे ले जाओ, 2G को नीचे ले जाओ, यू स्क्वायर अपॉन 2G, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2G। मतलब क्या है कि यू का मान, अगर यू का मान दे रखा होता तो यू का मान लगा देते, जी का मान लगा देते और 2 रख देते, यू स्क्वायर कर देते, एच पता चल जाता कितनी ऊंचाई तक वस्तु जाएगी, उच्चतम ऊंचाई कितनी होगी, और टाइम पता करना उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है। ये है एक m द्रव्यमान की वस्तु, ये है एक दूसरे स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु, 10 kg 20 kg कुछ भी मान लो, एक बड़ा एक छोटा है। ये इस पर F1 बल लगा रहा है और ये इस पर F2 बल लगा रहा है। कौन सा ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है F2 ज़्यादा है? बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे ही बल है, दोनों एक दूसरे बराबर बल ही तो लगाएंगे भाई। इस टाइम पृथ्वी मेरे पर 60 न्यूटन का बल लगा रही है। कितने का? पृथ्वी मेरे पर 60 न्यूटन का बल लगा रही है। मेरा भार है ना, उतना ही लगा, 65 मान लो। इस टाइम पृथ्वी मेरे ऊपर 60 न्यूटन का बल लगा रही है, तो मैं पृथ्वी पर कितना बल लगा रहा हूँ? 60 ही लगाऊंगा। मतलब पृथ्वी मेरे ऊपर बल लगा रही है तो मैं भी पृथ्वी पर लगा रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी नहीं हिल रही, मैं हिल जाता हूँ ऊपर। अगर उछलूंगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा पृथ्वी पे, पृथ्वी मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है ना? जो हल्की चीज़ होती है वो भारी चीज़ के पास जाती है। समझ में आ गई ये बात? तो F1 F2 यहाँ पर कैसे होंगे? बराबर। तो सवाल पता नहीं कौन से नंबर का था, 16 में था शायद। बच्चों एक क्वेश्चन ये देखो, एक होता है भू स्थिर उपग्रह। क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह। क्या मतलब होता है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक चक्कर पूरा अपने कितने समय में लगाती है? अरे एक चक्कर पृथ्वी अपनी अक्ष पे 24 घंटे में, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। एक भू स्थिर उपग्रह होता है, जैसे यहाँ पर होगा, वो क्या करेगा? पृथ्वी के साथ साथ ही चलेगा। साथ साथ का क्या मतलब है? जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, गोल गोल घूम रही है, एक इसका ग्रह है, उपग्रह पृथ्वी का। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाली उंगली मेरी बीच वाली उंगली भारत है मान लो, और ये उपग्रह है, ये मान लो ये उपग्रह है, ये उपग्रह। ठीक है? अब पृथ्वी यूँ करे घूम रही है, ये सैटेलाइट भी यूँ करे घूम रहा है। अब ऐसा हो सकता है सैटेलाइट पृथ्वी यूँ घूम रही हो, सैटेलाइट यूँ घूम रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी तेज घूम रही हो, सैटेलाइट थोड़ा धीमे धीमे घूम रहा हो। पृथ्वी ज़्यादा घूमी, सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं, उपग्रह ऐसे होते हैं कि जैसे पृथ्वी का ये भारत है और ये सैटेलाइट है, साथ ही साथ चलेंगे दोनों यूँ। तो इसको क्या कहा जाता है? भू स्थिर उपग्रह। तो ये उपग्रह पृथ्वी का चक्कर पूरा कितने समय में लगा लेगा? 24 घंटे में। क्योंकि पृथ्वी भी पूरा 24 घंटे में लगा रही है, तो पृथ्वी के साथ साथ ही तो चल रहा है, तो ये उपग्रह भी पृथ्वी का चक्कर पूरा 24 घंटे में लगा लेगा। समझ गए इतनी बात को? बिल्कुल 100% क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये है उपग्रह, ये है पृथ्वी। कितने समय में पूरा चक्कर लगा लेगा ये उपग्रह? 24 घंटे में। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर दूरी पे। हाँ, अरे जी कुछ भी, हम उपग्रह कोई नहीं है हम जो अपने से छोड़ते हैं। हमारे पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है, केवल चंद्रमा प्राकृतिक जो है, बाकी कृत्रिम तो हम छोड़ते रहते हैं ना। यहाँ से बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रहों की वजह से ही तो आपको ये जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट जो होते हैं, इन्हीं की वजह से आप फ़ोन वगैरह चला पा रहे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर तुमने अमेरिका कॉल मिलाई, तो अमेरिका कॉल किरणें कैसे जाएंगी? घूम के थोड़े ना जाएंगी, रेस। जैसे में प्रकाश की किरण है, सीधी तो चलती है सीधी रेखा में, अब वो ऐसे घूम के कैसे अमेरिका कैसे पहुंचेगी किरण? तो इसके लिए कैसे पहुंचती होगी? सोच पाया कभी आपने? एक अगर कोई हमें वो मतलब पूरा नेटवर्क बिछाना है पृथ्वी पे, तो हमें 3 सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे। कितने? 3। कैसे? एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 3 सैटेलाइट है। मान लो हम यहाँ पर हैं, अगर हम यहाँ पर हैं तो ये अमेरिका है। ठीक है? ये इंडिया, ये अमेरिका। अब हमने कोई फ़ोन कॉल मिलाई अमेरिका पे किसी इंसान को, ठीक है? तो ये फ़ोन कॉल पता है कैसे जाएगी? ये फ़ोन जाएगा यहाँ से पहले टावर लग रहा होगा इसके आसपास कहीं, फ़ोन से टावर पे किरण जाएंगी। ठीक है?
टावर से हो सकता है, पावर स्टेशन, तुम टावर से ही सोच लो। यहाँ पे किरण पहुँच गई वो जो हमारे फ़ोन से निकल रही हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगी, सैटेलाइट पे, इस सैटेलाइट से इस वाले सैटेलाइट पे, इस वाले सैटेलाइट से अमेरिका पे। समझ रहे हो ना। और ये सब काम बहुत 1 सेकंड में ही हो जाता है, ये सब काम 1 सेकंड में ही हो जाता है। तुरंत आवाज़ तो तुरंत ही आती है फ़ोन पे कि हाँ कैसे हो, हाउ आर यू, इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी वहाँ तो 1 सेकंड में कैसे हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल कितनी है, ये प्रकाश की चाल से चलती हैं किरणें। किससे, प्रकाश की चाल। और कब प्रकाश चाल मैंने आपको शायद बताई थी, हाँ कितना बताया था मैंने, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती हैं। कितना, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। अब कुछ सोचो, ये सैटेलाइट कितना दूर है पृथ्वी से, कितना बताया मैंने अभी, 3600। अब ये 36,000 दूरी ये हो गई, कुछ दूरी ये होगी, कुछ दूरी ये होगी, कुल मिला के 1 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर चलेंगी किरणें, 1 लाख। तो 1 सेकंड से भी कम में आवाज़ पहुंच जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस बात का एहसास किया जा सकता है कि अगर तुम अपने यहीं अपने शहर में किसी से बात कर रहे हो, बहुत तुरंत फर्स्ट से आवाज़ पहुंच जाएगी। वहाँ पर अमेरिका में बात करोगे ना, वहाँ पर भी हल्का सा सेकंड का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी लगेगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि हल्की सी थोड़ा धीमे बात हो रही है, किरणों को ज़्यादा टाइम लग रहा है पहुँचने में, यूँ 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 यूँ। यहाँ पर तुमने बात करी, यहाँ पर तो यहाँ गई, इस टावर से इस टावर पर तुरंत बात हो गई। समझ रहे हो कि नहीं। फ़ोन पे अमेरिका करनी है तो किरणें यूँ करके जाएंगी, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देंगी वो, तब पहुँचेंगे जाके अमेरिका किरण। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में हम समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि पहली बात तो ये कि 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर तो क्या होता है, इसकी दूरी होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये गति कैसे करेगा, ये उपग्रह पृथ्वी के चक्कर कैसे लगाएगा, मतलब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, हाँ यस। ये उपग्रह कैसे चक्कर लगाया, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, मतलब यूं करके या यूं करके, हैं। हाँ तो अब क्वेश्चन ये है, ये इसका पता चल जाएगा कैसे, लेकिन पहले ये पता चल जाए पृथ्वी कैसे घूम रही है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, हाँ पूरब से पश्चिम, बिल्कुल गलत जवाब, पश्चिम से पूरब। सूरज, हमें सूरज निकलता दिखाई देता है कहाँ से, पूरब से पश्चिम। सूरज ऐसा लगता है पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में छुप रहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगी तब हमें सूरज पूरब से पश्चिम जाता हुआ दिखेगा, हाँ या ना भाई। डायरेक्शन ऐसा समझो ना आप, जैसे फॉर एक आसान सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है ना, ट्रेन आपकी इधर चल रही है, ठीक है, उधर कोई इंसान खड़ा है, ट्रेन आपकी इधर चल रही है, उधर कोई इंसान खड़ा है, ट्रेन तो आपकी इधर चल रही है, आपको लगा वो इंसान उधर चल रहा है। चलो छोड़ो, कभी ट्रेन में बैठे हो, बराबर में कोई ट्रेन खड़ी हो, ट्रेन चाहे रुकी हुई हो, वो अगर आपकी ट्रेन इधर चल रही है तो आपको ऐसा लगा वो ट्रेन पीछे की तरफ चल रही है, होता है कि नहीं। उल्टी डायरेक्शन दिखाई देती है कि नहीं हमको, मतलब हम कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो हमें उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, जिधर हम जा रहे हैं उसका उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। सेम ऐसा ही है, जैसे सूरज तो रुका हुआ है, सूरज तो रुका हुआ है, हम घूम रहे हैं, हमें सूरज अगर पूरब से पश्चिम दिख रहा है, इसका मतलब हम पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं। सूरज चक्कर वो गैलेक्सी लगाता है, उसको भूल जाओ फिलहाल, यहाँ पृथ्वी और सूरज की बात हो रही है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को, ठीक है ना। पश्चिम से पूरब उल्टा है भाई, सूरज पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में छिप रहा है, तो एक्चुअल में पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूम रही है, और जो हमें लगता है उसका उल्टा, पश्चिम से पूरब। समझ गए, आगे बढ़ो। ये वाला तो बच्चों लिफ्ट में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो, ये लिफ्ट, ठीक है, ये है कौन, अनमोल कुमार त्रिपाठी, ठीक है। अब अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो तुम्हें वजन कैसा लगेगा, हल्का या भारी, हल्का। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वजन कैसा लगेगा, हल्का या भारी, भारी, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्यों भारी लगेगा, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तब आपको अपना वजन भारी क्यों लग रहा है,
क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम कर रही है, ग्रेविटी तो आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है और लिफ्ट ऊपर की तरफ बल लगा रही है आप पर, तो आपको वजन ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, सही बात है ये। ध्यान से सुनो बात को। अब ये लिफ्ट इतनी जी, स्मॉल जी के त्वरण से नीचे आने लग जाए, कितने से? स्मॉल जी के त्वरण से। समझे नहीं ना, मैं बताता हूँ। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। अगर ये पृथ्वी, अरे सॉरी लिफ्ट, इसका त्वरण जो है जी, जो इसका त्वरण है लिफ्ट का, वो मान लो 1 है, तो आपको इतना ही वजन कम लगेगा अपना। अगर इसका जो लिफ्ट भी 9.8 से नीचे आने लग जाए, लिफ्ट 9.8 से नीचे आने लग जाए, तो पृथ्वी भी तो 9.8 से नीचे खींच रही है, तो तुम्हें उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वजन है ही नहीं मेरे अंदर। भाई पृथ्वी खींच रही है 9.8 से नीचे, और लिफ्ट भी 9.8 से नीचे जा रही है, तो उस टाइम पर आपको अपना भार लगेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे अंदर वजन ही नहीं है। हाँ, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि लिफ्ट को इतनी तेज भगा दें नीचे। लिफ्ट को इतना तेज भगाया जा सकता है नीचे, पता है कब? जब वो रस्सी काट दी जाए, तो अपने आप वो 9.8 से ही नीचे जाएगी। उस टाइम पे तुम्हें अपना भार नहीं लगेगा कुछ भी। ठीक है ना। और इवन उससे भी तेज भागेगी। क्यों? क्योंकि वजन ज़्यादा होता है उसमें, लिफ्ट में वजन ज़्यादा होता है ना। तो उस टाइम तो जब अगर ऐसा छोड़ दिया जाए, तो तुम पता है कहाँ जाओगे? तुम यहाँ पे खड़े हो, लेकिन तुम चिपक जाओगे ऊपर जाके। लिफ्ट इतनी और तेज भागेगी नीचे, तुम्हारा वजन थोड़ा कम है, तो ऊपर जाके छत पे चिपक जाओगे, सर लगेगा जाके ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारहीन की इसी स्थिति को, जब ये जी 9.8 के त्वरण से नीचे आने लगे, इसी को क्या कहा? कौन? ये भारी है ना लिफ्ट, ये तेज नीचे से जाएगी। अनमोल का वजन कम है, ये धीमे नीचे जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? लिफ्ट तेज नीचे जा रही है, अनमोल नीचे धीमे जा रहा है, तो अनमोल क्या होगा? लिफ्ट नीचे, अनमोल ऊपर जाके चिपक जाएगा। वस्तु द्वारा लिफ्ट फर्श पर आरोपित बल कितना, उस टाइम पे बल कितना लग रहा है? जो वस्तु है अनमोल नाम की, ये कितना बल लगा रही है लिफ्ट पे? 0, कोई बल ही नहीं है। बस यही सवाल है। ठीक है। अब बच्चों एक सवाल ध्यान से समझना, इसका नंबर तो पता नहीं 21वां है। एक 2m द्रव्यमान की वस्तु है, एक m द्रव्यमान की वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? d। कितनी दूरी है? d। इनके बीच में एक वस्तु रख दी गई जिस पे कोई बल ना लगे। इनके बीच में एक वस्तु ऐसी रखनी है जिस पे कोई भी बल, मतलब इधर का बल, इधर का बल, ये इस पे इधर की तरफ भी बल लगेगा, इधर की तरफ भी बल लगेगा, दोनों बराबर हो जाएं, 0 बल लगे। किसके पास रखोगे? छोटे वाले के पास कि बड़े वाले के पास? अगर बल शून्य रखना है, इस पे बल शून्य लगे, तो इसको किसकी तरफ रखोगे? m वाले के पास, 2m वाले के पास? बिल्कुल बीच में, या फिर बिल्कुल बीच में तो नहीं, क्योंकि 2m वाला खींच लेगा अपनी तरफ, ज़्यादा बल थोड़ा m वाले के पास रखा जाएगा, हल्का सा थोड़ा इधर रखेंगे। माना ये वाली दूरी x है, कितनी है? पूरी तो d है। पूरी दूरी कितनी है? क्वेश्चन में दिया गया पूरी दूरी d है दोनों के बीच की। इसका द्रव्यमान 2m, इसका द्रव्यमान m दिया है, दोनों के बीच की दूरी d दी है। अगर ये x है और ये d है, तो ये d माइनस x होगा। ये बात समझ में आई आपको? अगर ये x है तो ये d माइनस x होगा। पूछा क्या है इसने? इनके बीच एक दूसरे पिंड को कहाँ रखा जाए कि उस पर इनके द्वारा लगने वाला, अब इसने ये नहीं बताया, ये थोड़ा फालतू, मतलब कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट दे देता है। इसने ये नहीं बताया कि 2m से कितनी दूर रखेंगे, m से कितनी दूर रखें, इतना पूछा कितनी दूर रखें। तो मैंने 2m से जो दूरी है वो x मान ली, 2m से जो दूरी है वो x मान ली। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला आंसर देगा ये। m और 2m द्रव्यमान के दो पिंडों एक दूसरे दूरी पर है, इनके बीच एक दूसरे पिंड को कहाँ रखा जाए कि उस पर इनके द्वारा लगने वाला नेट गुरुत्वाकर्षण बस शून्य हो। इसने बताया नहीं है, यहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाली दूरी बताएगा ये। चलो मैं देखता हूँ, फिलहाल सॉल्व करना सिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए आप? अब ये माना जा रहा है कि इस इधर जो बल लग रहा है, इधर जो बल लग रहा है, दोनों बराबर हैं, शून्य बल लगेगा इस कंडीशन में। यहाँ पर ये वाला बल कितना होगा? F1। दोनों ही F है, F ही मान लो। लेकिन ये वाला F कितना होगा? बोलो, ये वाला F कितना होगा? इन दोनों के बीच लगने वाला बल, मतलब G 2m, इसका द्रव्यमान कुछ मान लो, क्या मान लूं?
M1 M डैश मान ले रहा हूँ, 2m G बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, G M1 M2 2m M डैश बटे डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, समझ पाए, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, बराबर। दूसरा, घर से तुम लोग पढ़ के आए होगे सही कि नहीं, दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला सिमरन, दो पिंड हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण, अभी जो मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या होता है, G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कल बताया था मैंने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बताया था कल मैंने, तो उससे एक फॉर्मूला निकल के आया था बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, वही फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं आपसे, नहीं पढ़ के आए घर से कुछ भी। क्या है, क्या फॉर्मूला है बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, नहीं एक भी क्वेश्चन करके देखा तुमने अभी, हाँ लग तो नहीं रहा मुझे करे थे, तुम मांग रहे हो, मार मांग रहे हो तुम, दो घूसे मार दूं मैं एक दिन, दो तमाचे खींच खींच के मार दूं ना, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो, फिर अगले दिन से पूरा पूरा काम करके लेके आओगे। तो G M 2m M डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, सही बात है ये, इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा, G M, इसका द्रव्यमान M, इसका M डैश अपॉन R स्क्वायर D माइनस एक्स का स्क्वायर, सही बात है ये G से ये G कट गया, M डैश से M डैश कट गया, M से M कट गया, बचा क्या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और D माइनस एक्स, D माइनस, अरे नीचे आएगा 1 अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर, सही बात है, बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो सबका, ये इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा √2 अपॉन एक्स, बोलो हाँ या ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन D माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ले लिया, सबके स्क्वायर हटा दिए, इसका भी, जब इस पर तो स्क्वायर था ही नहीं तो √2 लिखना पड़ेगा, समझ पाए नहीं समझ पाए, हाँ सबके स्क्वायर हटा दिए, यहाँ पे था नहीं तो √2 लगा दिया। अब मुझे x का मान चाहिए, D माइनस को इधर ले आ रहा हूँ, x को इधर ले जा रहा हूँ, √2 को नीचे ले जाऊँ, या फिर यहीं रहने दो √2 D माइनस एक्स, सही है, x उधर चला जाएगा, सही बात है, √2 को नीचे ले जाओ, हटाओ इसको, D माइनस एक्स, एक्स अपॉन √2, सही बात है, ठीक है। अब इसको आप इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, एक काम करो, D बराबर x प्लस एक्स अपॉन √2, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा निकल के यहाँ से, x कॉमन आएगा 1 प्लस, या फिर √2 कॉमन ले लो, x, चलो √2 एलसीएम ले लो पहले, √2 x प्लस एक्स, तो D बराबर क्या है, x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 इधर और इसको इधर, तो D √2 अपॉन √2 प्लस 1, x का मान आ गया ये, क्या ये ऐसा ऑप्शन दे रखा है, रुक जाओ, ये आंसर ये नहीं है, मैंने क्या कहा था कि वो ये वाला आंसर देगा, ठीक है, तो मुझे D माइनस एक्स निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है, D माइनस एक्स, तो बस खेल खत्म, D माइनस एक्स निकालना है ना, D माइनस एक्स तो वैसे ये x अपॉन √2 आएगा, लेकिन x की टर्म में नहीं, D की टर्म में चाहिए मुझे, मैंने कहा निकाला D ये आया, D का मान ये आ गया था, ठीक है, इसको यहाँ पर रहने दो, वैसे मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस सवाल को, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता था कि ये वाला आंसर ये वाला x मानेगा, ये D मानेगा, इसको पूरी बात बतानी चाहिए थी कि m से कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन अगर आपके में आएगा तो ये कहेगा जो नया वस्तु रख रहे हो ना वो m वाले द्रव्यमान से कितनी दूरी पर है, समझ रहे हो, तो आप इसको x मान लेना, क्या मान लेना, इसको जब x मानोगे तो इधर वाला कितना होगा, D माइनस एक्स, सही है, दोबारा मैं सवाल करके दिखा रहा हूँ, यही बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, और अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वही चीज़ है, दोनों बल बराबर होंगे, ये वाला बल कितना है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल G 2m M डैश अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, D माइनस एक्स का स्क्वायर, सही बात है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल G
एम एम इंटू एम डैश अपॉन एक्स का स्क्वायर। सही बात है। जी से जी कट गया, एम से एम कट गया, एम डैश से एम डैश कट गया, क्या बचा इधर 2 बचा, डी माइनस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन। सही बात है। हटा दो ये रूट, हटा दो मतलब स्क्वायर हटा दो। सही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर, इधर आएगा √2x, ये उधर चला जाएगा डी माइनस एक्स। सही बात है। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की, यही तो चाहिए। ये वाली दूरी कितनी है m से, तो x को इधर ले आओ, √2x प्लस x। सही बात है। d, x कॉमन लोगे, √2 + 1 बचेगा, इधर d बचेगा। √2 + 1 को नीचे ले जाओगे, x बराबर कितना है, d अपॉन √2, यही आंसर है। ठीक है। अब देख लो कहीं समझ में ना आया हो तो बता दो। अरे यार कहाँ से समझा दो तुम लोग, ये तो है ही नहीं। खैर कहाँ, हाँ ये कैसे आया, अरे x को इधर ले आया, √2x तो था ही, x इधर आ गया प्लस x हो गया, d अपनी जगह पर है, पर x कॉमन ले लिया यहाँ से, x हाँ कौन सा 1, अरे x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से √2 बचा, यहाँ से 1 ही तो बचेगा। अब इसको नीचे ले गया। ठीक है। देख लो ऐसा सवाल आ भी सकता है, नहीं भी। अगला सवाल क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। मंगल ग्रह पर गुरुत्व त्वरण की गणना करनी है। किसकी, गुरुत्व त्वरण। क्या होता है गुरुत्व त्वरण, हाँ स्मॉल जी, गुरुत्व त्वरण होता है स्मॉल जी। फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल जी का, हाँ r²। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मैंने बताया था, कल बताया था कि इसको रट लो, ये काम की चीज़ है। आया कैसे था ये आया ऐसे था जब मैंने F जो गुरुत्वाकर्षण वाले उसको रख दिया था mg के बराबर। तो F क्या होता है, m अपॉन r², और ये mg, m से m कट गया था, क्या बचा था, gm अपॉन r²। ठीक है। g की, स्मॉल g की वैल्यू कितनी बची थी, gm अपॉन r²। तो ये मंगल ग्रह का पूछ रहा है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान कितना दे रखा है, m दे रखा है कितना, 6.4 10⁻23 kg। हमारा अर्थ का द्रव्यमान कितना है, अर्थ का द्रव्यमान बताया था कल, वो त्रिज्या है यार, द्रव्यमान क्या बताया था कल, 6 × 10⁻24 बताया था कि नहीं कल। तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, मंगल ग्रह ज़्यादा भारी है, हमारी पृथ्वी ज़्यादा भारी है, मंगल ग्रह ज़्यादा भारी है, हमारी पृथ्वी ज़्यादा भारी है। पृथ्वी में 24 आता है या 23 आ रहा है, थोड़ी सी कम भारी है मंगल ग्रह, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। तो ये मंगल ग्रह का द्रव्यमान होगा। मंगल ग्रह की त्रिज्या कितनी है, 3.37 × 10⁻6 क्या मीटर। सही है। तो बस निकाल दो सवाल, जी की वैल्यू निकाल दो। ये जी किसके लिए निकाल रहे हैं, चंद्रमा के, उसके लिए, मंगल के लिए, मार्स। और ये त्रिज्या भी किसकी है, मार्स की, द्रव्यमान भी किसका है, मार्स का। तो क्या फॉर्मूला है, यही gm अपॉन r²। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, m की वैल्यू 6.4 × 10⁻23, r कितना दे रखा है, 3.37 × 10⁻6। एक और बार लिखना पड़ेगा, r² है ना, 3.37 10⁻6। कैलकुलेशन अब थोड़ा समझनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कैसे होगी। पहले 10 की घातों में देख लो, ये कितना है 6.67, ये कितना है 6.4, नीचे कितना है 3.37, 3.37, 10⁻11 23, 10⁻−11 प्लस का 23, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6, और ये भी ऊपर जाके माइनस का 6, कितना आ गया, प्लस का 23 -11 -11 12 हो गया, 12 और 11 23,
सब कट गए, 10 की घात तो कुछ नहीं, जीरो आ गई, 10 की घात जीरो मतलब 1। तो यही कैलकुलेशन है जो भी है, इस कैलकुलेशन को करना है हमें। तो कितना आएगा ये सॉल्व हो गया, लगभग कितना आएगा, आपको क्या लग रहा है कितना आना चाहिए? अप्रॉक्स बता सकते हो, अप्रॉक्स। चलो मैं आप आंसर ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको ऑप्शन से बताना क्या हो सकता है। 2.8, 4.8, 5.8, 3.8, ये ऑप्शन है। ऑप्शन तो बहुत पास पास हैं, तब भी आप आइडिया लगा सकते हो कितना आना चाहिए। हाँ बताओ। 3.8 तुमने देख के बता दिया है। लेकिन मैं बताऊं करोगे कैसे सॉल्व, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इससे जब इसको काटेंगे तो ये तो कितना आएगा, अगर मैं 3.37 से इसको काटना चाहूँ तो लगभग कितना आएगा? हाँ अरे इससे इसको काटने की बोल रहा हूँ, कितना कितनी बार कटेगा? लगभग 2 बार। इसका दोगुना कितना होगा? 6.37 का दोगुना 74, 6.74 आएगा। ठीक है, ये तो इससे लगभग 2 बार ही जाएगा पूरा, बहुत कम अंतर है इनमें। ये तो लगभग इससे पूरे 2 बार, ये 2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा कम है ना ऊपर वाला, इसके दोगुने से ये इससे कटेगा तो 2 से थोड़ा सा कम 1.9 मान लो। 1.9 की 2 में गुणा होगी तो कितना आएगा? 3.8। समझ पाए नहीं समझ पाए? हाँ या ना? बस हो गया, समझ में आया सवाल ये वाला? तो देख लेना ऐसा सवाल, एक तो ये गुरुत्वीय त्वरण पूछ सकता है, या फिर 2 पिंड दे देगा, या फिर पृथ्वी चंद्रमा दे देगा, पृथ्वी दे दी चंद्रमा दे दी, उनके बीच में क्या पूछेगा? बल पूछेगा, कितना बल लग रहा है, सब देगा। पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा आपको? F बराबर G(m)/r², मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग और जी की वैल्यू। तो ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का बल पता चल जाए कितना बल लगता है। ऐसे ही सूरज और पृथ्वी का भी पूछ सकता है, ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ, ये तो त्वरण पूछा था उसने, ये तो त्वरण पूछा था। त्वरण क्या होता है? जी होता है, स्मॉल जी। अगर बल पूछता, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये फॉर्मूला लगता है ये वाला। ये इसमें सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं फिर, समझ रहे हो? अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, अगला सवाल ध्यान से सुनोगे आप। वो क्वेश्चन सवाल ये है कि अगर कोई ग्रह है, अगर कोई ग्रह जिसका द्रव्यमान कितना है? आधा दे रखा है, 26वां। इसका द्रव्यमान अर्ध आधे हैं, द्रव्यमान भी आधा है। पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर ये पृथ्वी है हमारी, इसका द्रव्यमान कितना है? m, तो इसका है m/2, द्रव्यमान कितना है? आधा। उसकी त्रिज्या भी पृथ्वी की आधी है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r/2, r/2। पूछा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वी तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 होता है कि नहीं? तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? हाँ क्या? अच्छा पहले तो ये बता दो मुझे, क्या लग रहा है आपको, इसको गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा या कम इससे 9.8 से? कम। आपने किया सवाल ये? ज़्यादा होगा, निकालूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत ध्यान से समझना। देखो ये पृथ्वी का द्रव्यमान m था, इसकी त्रिज्या r थी, इसका द्रव्यमान आधा हो गया त्रिज्या आधा होने पे। जब त्रिज्या अगर आधी हुई है और द्रव्यमान भी आधा हुआ है, तो त्रिज्या आधी होने पर द्रव्यमान बहुत कम हो जाना चाहिए था, 1/4 हो जाना चाहिए था, लेकिन तब भी आधा हुआ है। इसका मतलब ये घनत्व ज़्यादा है इस पृथ्वी का, इस वाले ग्रह का। बहुत हार्ड है ये वाला ग्रह, नहीं समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, छोड़ो। इस इधर ध्यान दो। तो ये 9.8 कब निकल के आता है? यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता कितना है? G(m)/r², G(m) यही तो होता है। इसी चीज़ का मान कितना होता है? 9.8 होता है। यहाँ पर कैसे निकलेगा जी का मान? भाई जी लगाओगे पहले तो जी तो लगेगा ही, m कितना है? m/2, r कितना है? r/2। बहुत ध्यान से समझते रहोगे। ये तो g है, ये m/2 है, नीचे पहुंच जाएगा 2, r का स्क्वायर r, 2 का भी तो स्क्वायर है, 4 होगा और 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 बार। तो क्या आया? g बराबर G(m)
दो आया, दो बाहर लिख लो, आर स्क्वायर। तो पहले ये वाला 9.8 है, दो गुना आया कि नहीं, पृथ्वी का दो गुना है, ये वाला दो 9.8 में गुणा होगी, ये आ जाएगा 16 पॉइंट कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए या नहीं? हाँ, अरे 16 का 19। समझने, अरे यार एक ही बार में ध्यान से समझा करो आप लोग। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें जी की फॉर्मूला तो यही लगाया, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एम यहाँ पर कितना है m/2, आर यहाँ पर कितना है r/2, फॉर्मूला लगा दिया जी एम बटे 2 आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऊपर पहुँच गया 4। समझ गया कि नहीं? कौन सा वाला 2? ये जो m/2 था वो नीचे लिख दिया मैंने, m/2, r/2 जो था 4 स्क्वायर हो गया वो ऊपर लिख दिया। 26, 27, 26। हाँ ठीक है, समझ आया कि नहीं? कर दो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन वैसे जी के जैसा है, बहुत जल्दी बताऊंगा, कोई भी ये नहीं कहेगा समझ नहीं आया, बहुत ध्यान से एक बारे में सुन लोगे। एक पिंड है, ठीक है, एक दूसरा पिंड है, ये हमारी पृथ्वी है, द्रव्यमान m होगा, त्रिज्या r होगी, जी का मान आपको पता ही है 9.8 होता है निकालने पर। दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान 2 गुना है, त्रिज्या 3 गुनी है पृथ्वी की। हाँ क्वेश्चन में दे रखा है पृथ्वी का ये अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसका 2m है, पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुनी इसकी त्रिज्या है। यहाँ पर कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 900 न्यूटन। कितना? यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 900 न्यूटन है, तो इस ग्रह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमानी भार, सॉरी। यहाँ पर कोई किसी वस्तु का भार 900 न्यूटन है, तो यहाँ पर उस वस्तु का भार कितना होगा? हाँ कितना? नहीं, तो यहाँ पर क्या जी की वैल्यू निकालेंगे? क्या निकालेंगे? जी की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी जी की वैल्यू? वही मैंने बताया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एम और आर किसके? इसके, एम डैश आर डैश कर लो। तो एम जी एम की वैल्यू कितनी है? 2m, आर की वैल्यू कितनी है? 3r का स्क्वायर। जी अपनी जगह पर है, एम आगे रख, एम यहाँ रख लिया, 2 आगे कर लिया, आर स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया भाई, 2 ये रहा, 3 का स्क्वायर 9, ये तो 9.8 होता है। बोलो हाँ या ना? मतलब कुल मिला के 2/9 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, ये कह सकता हूँ मैं, हाँ या ना? भाई सब कुछ पृथ्वी जैसा ही है, बस ये 2/9 एक्स्ट्रा ही तो आया इसमें। तो बस जो भार दे रखा है ना 900, उसमें 2/9 की गुणा कर दो। समझ रहे हो? तो कितना आएगा? 100, 200 न्यूटन आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वैसे तो जी का मान हो जाएगा, ये जी है तो 2/9 जी हो जाएगा। तो भाई जी की वैल्यू, जी तो एक्चुअली भार होता है, जी तो जी की वजह से तो भार आता है m इंटू जी करके, ठीक है। तो 2/9 अगर इसमें आया तो भार में भी 2/9 होगा। अगर जी 2/9 आया है तो भार भी 2/9 होगा। तो 900 का 2/9 कर दिया, 200 आ गया, 200 न्यूटन। मतलब कम होगा। ग्रह जरूर बड़ा है, ग्रह जरूर बड़ा है, लेकिन वजन कम होगा यहाँ पर। आपको एक बात पता है कि बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन वजन किसका ज़्यादा होगा? पृथ्वी का या बृहस्पति का? हाँ पृथ्वी का ही नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है बृहस्पति, मुझे पता नहीं है, हो सकता है बृहस्पति का हो। लेकिन बृहस्पति से आगे के जो ग्रह हैं, शनि वगैरह, वो भी पृथ्वी से बड़े हैं, लेकिन उनका वो बहुत हल्के हैं, वो गैसीय पिंड हैं। आगे के जो ग्रह हैं वो गैसीय पिंड हैं, मतलब कि बहुत हल्के पिंड हैं वो। आगे शनि वगैरह जो हैं बड़े बहुत हैं, लेकिन गैस, जैसे हमारी पृथ्वी का ठोस से बनी हुई है, मिट्टी से, तो गैसीय पिंड है, गैस है वहाँ पर केवल। समझ पा रहे हो? तो बहुत हल्के हैं आगे के पिंड। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, बड़ा होना ये नहीं है कि भारी होगा। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि भारी होगा, बड़ा बहुत है, 3 गुना त्रिज्या है पृथ्वी से, लेकिन यहाँ पर हल्का है, द्रव्यमान भी ज़्यादा है इसका, लेकिन जी का मान कम है। लेकिन इस पर जी का मान बहुत कम है, देख पा रहे हो 2/9, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, ठीक है। ग्रेविटी ज़्यादा नहीं है इसकी। हाँ क्या? मैंने ये कह रहा हूँ बस कि जी, ये जो जी है, इसका जी जो आया है वो पृथ्वी के जी का 2/9 है। तो जी का मान अगर 2/9 है तो भार भी 2/9 होगा। 900 में 2/9 गुणा कर दी, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक वस्तु है, इसको यहाँ से फेंका गया कितने वेग से, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, फेंक दिया भाई इसको ऊपर, तो पूछ रहा है कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मान लो इतनी ऊंचाई तक गया, तो ये ऊंचाई कितनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर, क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है 50, v दे रखा है क्या, 0 हो जाएगा। जब महत्तम ऊंचाई पे होगा तो 0 होगा, और बस यही तो, और तो कुछ दे नहीं रखा। चलो ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हाइट पूछी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, दो हाइट तो दूसरे तीसरे में आती है, दूसरा लगाएंगे नहीं, हाँ दूसरा लगाएंगे क्योंकि समय नहीं पता, तीसरा ही लगेगा। तीसरे, और जब v और u दोनों चीज़ हो ना तो तीसरा ही लगेगा, या तो पहला या तीसरा। जब v और u दोनों चीज़ हो, या पहला या तीसरा, क्योंकि दूसरे में तो v आता ही नहीं है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, g की वैल्यू नेगेटिव में लगाएंगे। v स्क्वायर कितना, 50 का स्क्वायर, सही है। v नहीं, u का स्क्वायर आएगा, v 0 50 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, g की वैल्यू माइनस में लेंगे, 9.8 इंटू एच। सही बात है, इसको इधर ले आओ, 2 गुणा 9.8 गुणा एच। अब हो सकता है g की वैल्यू से ने 10 ली हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ये 50 का स्क्वायर 50 गुणा 50, इस सबको तो इधर ले आया मैं। ठीक है, ये h की वैल्यू कितनी आई, 2500 बटे कितना, 10 ले लो, इसको 10 ले लो, हटाओ, देख लेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कितना हो जाएगा ये, 2 गुणा 10, ये इससे कट गया, 125 आ जाएगा। 9.8 लिया होता तो थोड़ा सा कम आता। अब देख लो 125 है या 125 थोड़ा सा कम भी है। ऑप्शन में दे रखा है 125, 132, 123 भी ऑप्शन में है, 123 भी ऑप्शन में है, तो 9.8 ही लो फिर आप। ठीक है, सही आया ये। तो फिर एक का ऐसे, अगर इससे 10 से तो 125 आया है, 9.8 से देखना पड़ता क्या आता, 9.8 से तो ऑप्शन ये वाला मिल रहा था। वैसे बताते हैं, इसमें क्वेश्चन में बताया नहीं है। जैसे क्वेश्चन जब खत्म होता है तो वो आपको बताएगा g बराबर 10, अगर 10 लेना है तो बोलेगा कि g बराबर 10 लेना है। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ब्रैकेट में देख, क्वेश्चन खत्म होने के जस्ट बाद मैं ब्रैकेट में लिखा होगा g बराबर 10 लेना, अगर लेना हो तो, अदरवाइज 9.8 ही लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें नहीं दिया था लेकिन हमने लेके रख लिया। तो आप समझ गए कि नहीं समझ गए, तो क्या दिक्कत आ रही थी इस सवाल में आपको। हाँ कोई बात नहीं, समझ गए, अब समझ गए ये। ठीक है बच्चों, देखो कल हमारा एक टॉपिक रह गया था, जब हमने कार्य और ऊर्जा किया था तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, क्या, शक्ति। शक्ति मतलब समझते हो, ताकत, पावर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पावर। ठीक है, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हमें ये समझना है, दूसरा क्या क्या इसका होता है केस, वो सारा समझना। ध्यान से समझोगे आप। तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका वॉट। फॉर्मूला क्या होता है शक्ति का, शक्ति का मतलब बताता हूँ पहले मैं आपको, ध्यान से समझोगे मेरी बात को। मुझे ये बताओ, हाँ कार्य और ऊर्जा का ये, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अगर मुझे एक बात बताओ, दो मशीन है, ठीक है, मशीन ए मशीन बी, ठीक है, काय की मशीन है ये, ताले बनाने की, चलो ताले बनाने की मशीन, ये ताले बनाने की मशीन है। ठीक है, ये 5 घंटे में 30 ताले बना देता है। ये बहुत कम हो गए, 3000 कर लो, हटाओ। 5 घंटे में कितने, चलो छोटा ही लेकर चलते हैं, 5 घंटे में 30 ताले तैयार कर देती है मशीन। और ये वाली मशीन 3 घंटे में 16 ताले तैयार कर देती है। ठीक है, 16 लोगे नहीं,
अरे रुक जाओ, क्या 18? हाँ, 20 ताले तैयार कर देती है 3 घंटे में, 20 ताले। कौन सी मशीन ज़्यादा पावरफुल है, ए या बी? बी। बी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, ये 1 घंटे में कितने ताले बना रही है? 6। ये 1 घंटे में कितने बना रही है? 6 से ज़्यादा बना रही है, कुल मिला के 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो 6 से ज़्यादा बना रही है ना ये, और ये 6 बना रही है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। समझ गए? तो पावर निकालने के लिए हमें ये पता करना है एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला होने का कार्य बटे समय। समझ गए? ठीक है। तो बस अब इसकी मात्रक मैंने बात बताई दिया। किलोवाट भी इसका मात्रक बन जाता है। किलो मतलब 1000 की गुणा कर दी जाती है। तो एक वॉट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। समझे क्या? तो 1 वॉट बराबर क्या होता है? 1 वॉट कब आएगा? जब कार्य को जूल में लोगे, समय को सेकंड में लोगे, तो उसको कहा जाता है 1 वॉट। ये बात भी क्लियर है आपको? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको जो समझना है वो क्या समझना है इसमें? कार्य के फॉर्मूले बताए थे मैंने कुछ, क्या क्या? हाँ। अब इसके बाद एक चीज़ और समझनी है बच्चों आपको। आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे, वो तभी सीख लेंगे, हटाओ। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर इतना ही रहने दो। हाँ हाँ, ये वाला चैप्टर मतलब ये टॉपिक रह गया था। और क्या कह रहे थे आप? क्या रह गया?